नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज 28 मई 2025 है और हम रोज की तरह कुछ अहम करंट अफेयर्स पर नजर डालेंगे। ये खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए है और आज की तारीख का ये भाग 1 है। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी जरूरी जानकारी है स्रोतों से वो आप तक पहुंचे। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो तो वो एक तरह से रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो चलिए आज के मुख्य बिंदुओं को समझना शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पंचायत उन्नति सूचकांक, मतलब पीएआई का नया संस्करण 2.0। पंचायती राज मंत्रालय ने इस पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी की है। तो ये सूचकांक आखिर है क्या? हाँ, देखिए, ये पीएआई जो है ये पंचायतों के ओवरऑल विकास, उनके काम और उनकी प्रगति को मापने का एक मल्टी सेक्टरल इंडेक्स है। अच्छा। और इसका महत्व ये है कि ये स्थानीय स्तर पर, मतलब पंचायतों के लेवल पर सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज को पाने में कितनी प्रगति हुई है ये मापता है। इससे फिर जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है एसडीजी 2030, उसमें मदद मिलती है। तो ये 2.0 में क्या नया है, मतलब पहले वाले से अलग कैसे है? इसमें ना सतत विकास के जो 9 स्थानीय लक्ष्य थीम हैं उन पर फोकस है और करीब 435 स्थानीय संकेतक हैं। कुछ अनिवार्य हैं, कुछ वैकल्पिक। इनके आधार पर पंचायतों को स्कोर मिलता है और फिर उन्हें श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे अचीवर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर्स। अच्छा, स्कोर के हिसाब से। हाँ, 90 से ऊपर तो अचीवर, 40 से कम तो बिगिनर्स। इससे जमीनी स्तर पर सबूतों के आधार पर योजना बनाने में बहुत मदद मिलती है। पता चलता है कहाँ काम करना है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। चलिए अब अगले विषय पे आते हैं, कौशल विकास से जुड़ा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी नैप्स और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना नेट्स। खबर है कि इनके तहत जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें 36% बढ़ोतरी की सिफारिश हुई है। ये दोनों योजनाएं क्या हैं? देखिए, नैट्स जो है वो 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका मुख्य काम है उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को आर्थिक मदद देना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अप्रेंटिस रखें। इससे कुशल कार्यबल तैयार होता है। और नैट्स जो है वो खास तौर पर ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स और वोकेशनल सर्टिफिकेट वालों के लिए है। उन्हें कंपनियों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, नैट्स ट्रेनिंग पर फोकस करती है। हाँ, और नैट्स में एक और बात है कि जो एम्प्लॉयर्स स्टाइपेंड देता है उसका 50% तक सरकारों से वापस कर देती है, रीइंबर्समेंट के तौर पर। तो ये स्टाइपेंड बढ़ाने की सिफारिश क्यों महत्वपूर्ण है? क्या इससे वाकई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये एक जरूरी कदम है। बढ़ा हुआ स्टाइपेंड न सिर्फ युवाओं को आकर्षित करेगा बल्कि उद्योगों को भी, खासकर एमएसएमईज और जो कम सेवा वाले क्षेत्र हैं, उन्हें अप्रेंटिस रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये असल में शिक्षा और रोजगार के बीच का जो गैप है उसे कम करने में मदद करता है। और नैट्स का सर्टिफिकेट मिलने से उम्मीदवार की रोजगार क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, अब थोड़ा तकनीक की तरफ चलते हैं। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक सेमी ट्रांसपेरेंट पेरोव्स्काइट सोलर सेल विकसित किया है। ये पेरोव्स्काइट क्या है? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये जो सेल है ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब अर्धपारदर्शी, और इसे बनाया गया है पारंपरिक सिलिकॉन सेल के ऊपर एक परत चढ़ाकर। इसे 4 टर्मिनल टैंडम संरचना कहते हैं। टैंडम मतलब एक के ऊपर एक? हाँ बिल्कुल। इसमें हैलाइड पेरोव्स्काइट नाम का एक पदार्थ इस्तेमाल होता है। पेरोव्स्काइट असल में एक खास तरह की क्रिस्टल संरचना वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड CaTMO3 होता है। इनका फायदा यह है कि ये सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने में बहुत कुशल होते हैं। दावा है कि इस तकनीक से दक्षता लगभग 30% तक पहुंच सकती है। अभी कितनी है सामान्यतः? अभी जो आम सिलिकॉन सेल हैं उनकी दक्षता करीब 20% के आसपास होती है, तो ये एक बड़ा जंप है। इसके फायदे तो समझ आ गए, ज्यादा दक्षता, कम लागत की भी बात होती है। लेकिन चुनौतियां क्या हैं? मुख्य चुनौती इनकी स्थिरता और जीवन काल को लेकर रही है। मतलब ये कितने लंबे समय तक काम करेंगे। हालांकि जैसा आपने कहा, स्रोत FAQ में 20 साल तक के जीवन काल का उल्लेख है, जो कि अगर हासिल हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो हाँ, चुनौतियां हैं, पर यह नवीकरणीय ऊर्जा के लिए यकीनन एक महत्वपूर्ण विकास है। बिल्कुल। तकनीक से अब जरा भूगर्भ विज्ञान की ओर कि लाउआ ज्वालामुखी में फिर हलचल हुई है। यह हवाई में है ना? हाँ, हवाई के बिग आइलैंड पर। किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। 1983 से तो लगभग लगातार ही इसमें कुछ न कुछ गतिविधि होती रही है। हाल में लावा फव्वारे भी देखे गए। ये किस तरह का ज्वालामुखी है? ये एक शील ज्वालामुखी है। शील ज्वालामुखी जो होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे बड़े होते हैं आकार में, चौड़े और कम ढलान वाले। ये मुख्य रूप से बसाल्ट लावा से बनते हैं, जो काफी पतला होता है और दूर तक बहता है। इसलिए इनके विस्फोट आमतौर पर कम विस्फोटक होते हैं।
अच्छा, मतलब धमाके कम होते हैं, लावा बहता ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और इसके शिखर पर जो कल्डेरा है यानी गड्ढा, उसमें एक प्रसिद्ध लावा झील भी है, हालेमाऊ। दिलचस्प। अब ज्वालामुखी से सागर की ओर चलते हैं। पूर्वी चीन सागर फिर से खबरों में है। चीन का लियाओनिंग विमान वाहक पोत जापान के सेनकाकू द्वीपों के पास देखा गया। ये पूर्वी चीन सागर की भौगोलिक स्थिति क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे लगता है इस पर हमने शायद पहले भी थोड़ी बात की थी। हाँ हो सकता है। ये क्षेत्र अक्सर खबरों में रहता है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, पूर्वी एशिया में। इसके पड़ोसी देश हैं दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और चीन। ये पीला सागर, दक्षिण चीन सागर और जापान सागर को जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। शिपिंग मार्ग कितना व्यस्त है ये? अंदाजा है कि 2023 में दुनिया का लगभग 35% पेट्रोलियम उत्पाद इसी रास्ते से होके गुजरा। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। यहाँ क्षेत्रीय विवाद भी हैं, जैसा आपने बताया, जापान और चीन के बीच सेनकाकू या दियोयू द्वीपों को लेकर। और चीन की बड़ी नदियां जैसे यांगजी और पीली नदी भी इसी सागर में गिरती हैं। यानी सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण। अच्छा, जाते जाते एक संक्षिप्त खबर। कुंभकोणम वेट्रुलाई को जीआई टैग मिला है, ये क्या है? ये कुंभकोणम वेट्रुलाई असल में पान का पत्ता है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कावेरी नदी के बेसिन में उगाया जाता है। वहाँ की मिट्टी और पानी की वजह से इसका स्वाद और सुगंध काफी अनोखा माना जाता है, इसीलिए इसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, पान का पत्ता। तो ये थी 28 मई भाग 1 की कुछ मुख्य खबरें और उनका विश्लेषण। हाँ, और आज की चर्चा से एक बात साफ होती है कि कैसे अलग अलग चीजें, चाहे वो स्थानीय शासन हो जैसे पीएआई, या राष्ट्रीय कौशल विकास जैसे नैप, नेट्स, या फिर नई तकनीक जैसे सोलर सेल, या भू राजनीति जैसे पूर्वी चीन सागर, या फिर प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सब मिलकर ही देश की प्रगति और वैश्विक गतिशीलता की तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा। इन सभी डेवलपमेंट्स पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे विश्लेषणों से जुड़े रहें।